नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस में। आज का हमारा वीडियो सितंबर 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर है और इससे पहले हम अक्टूबर की क्रोनोलॉजी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। उसको 4 पार्ट्स में मैंने जो है वीडियोस बनाए हैं, तो आप उसको ज़रूर से देखिएगा। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे और आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको तो वैसे ही जो है वीडियोज़ शो होंगे। और उसका जो पीडीएफ है अक्टूबर की क्रोनोलॉजी का, वो भी हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सितंबर की क्रोनोलॉजी से। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा हाइलाइट्स है, उस हाइलाइट्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पेरिस ओलंपिक के बारे में। ये हम स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। और हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी यूक्रेन की और पोलैंड की जो यात्रा है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ये जो यात्रा है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पेज जो है हमारा, उसमें आप देखिए कि विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन जो है लीमा के अंदर हुआ है। लीमा किसकी राजधानी है? तो पेरू की राजधानी है। तो यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, सबसे पहले तो ये पता हो। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि इसमें भारत की जो आरती हैं, ये एथलीट हैं और इन्होंने यहाँ 10,000 मीटर पैदल चाल में जो है कांस्य पदक जीता है। थर्ड पोजीशन हासिल की है, थर्ड पोजीशन या रैंक हासिल की है और कांस्य पदक जो है इन्होंने जीता है। अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट पोजीशन जो है वो चाइना की जो खिलाड़ी हैं जुओमो बेमा, इन्होंने जो है इसमें फर्स्ट जो गोल्ड मेडल है वो हासिल किया है। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ। तो ये वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। इसका आयोजन जो है पेरू की राजधानी लीमा के अंदर हुआ है। और इसके अंदर भारत की जो आरती हैं उन्होंने 10,000 मीटर पैदल चाल के अंदर जो है कांस्य पदक यानी थर्ड पोजीशन हासिल की है। नाम याद रखना है आरती का, तो मिस आरती और लीमा पेरू और विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए वन लाइनर्स पे चलते हैं। फर्स्ट वन लाइनर देखिए, जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का जलावतरण किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आईएनएस अरीघाट। क्या नाम है? आईएनएस अरीघाट। इसकी क्या फीचर्स हैं वो हम आगे जो हमारा फर्दर सेक्शन है उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले आईएनएस अरीघाट क्या है, तो ये हमारी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक तूफान आया है जिसका नाम है शानशान। क्या नाम है? शानशान तूफान है और ये कहाँ पर आया? तो जापान के अंदर आया। नाम ध्यान रखिएगा, जापान का शानशान तूफान। ठीक है। फिर है आईसीसी के नए जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? तो जय शाह को बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, इसमें इस समझौते के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद जो सप्लाई चेन काउंसिल है उसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो भारत को बनाया गया है। ये हमारे लिए काम की बात है। ये हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में और डिटेल से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव जो है 19वां भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव, ये हाल ही में नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। तो पूछ ले कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। फिर देखिए, धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान थीम पर किस सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है? तो ये जो है धर्म धम्म का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। ये मैंने इसीलिए पॉइंट आउट किया ताकि आप ध्यान रखें, अहमदाबाद में किसका आयोजन हुआ है? धर्म धम्म का। फिर है भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। इस तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी। फिर देखिए, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो किसको अवार्ड मिला है? तो वो अट्टम फिल्म है और ये मलयालम फिल्म है। केरला के निर्देशक है। अट्टम मूवी है, मलयालम फिल्म है और इसके जो निर्देशक है उनका नाम है आनंद एकर्षि। ठीक है। फिर देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के किस उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु एनएसआईएल यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ में एमओयू किया है? तो नाम ध्यान रखना है, इसका नाम है मुनाल। क्या नाम है? मुनाल। और कहाँ का उपग्रह है? ये नेपाल का है। मुनाल क्या है? उपग्रह है। कहाँ का है? नेपाल का है। और एनएसआईएल से जो है इसका एमओयू हुआ है। फिर देखिए, अभी वेटलैंड्स जो है या रामसर साइट्स जिनको हम बोलते हैं, इनमें 3 और वेटलैंड्स को इंक्रीज़ किया है और अब वेटलैंडों की संख्या, रामसर साइटों की जो संख्या है वो कितनी बढ़ गई है? तो है 85 जो है वो स्थल हो गए हैं। तो अब जो हमारे वेटलैंड्स है या इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 85 हो गई है। फिर नेक्स्ट देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में एक अभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है मित्र शक्ति। ये श्रीलंका में हुआ है और ये किन दोनों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है और 10वां ये अभ्यास है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मित्र शक्ति किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है। एक और अभ्यास है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। भारत और मलेशिया के बीच में वायुसेना का अभ्यास है जिसका नाम है उदार शक्ति। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, उदार शक्ति भारत मलेशिया के बीच में है और मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के बीच में है। ठीक है।
फिर नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, मैंने आपको पहले बताया, उनकी 2 यात्राएँ हम पढ़ेंगे। एक तो पोलैंड की यात्रा, दूसरी है यूक्रेन की यात्रा। ये यूक्रेन की यात्रा उनकी पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा है और उन्होंने वहाँ पर जो है 4 पोर्टेबल अस्पताल जो है वो प्रदान किए हैं यूक्रेन को, जिसका नाम है भीष्म। अब आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा भीष्म क्या है? कोई टैंक है, युद्धक विमान है, टैंक है, सैटेलाइट है, क्या है? तो आपको पता होना चाहिए पोर्टेबल अस्पताल है जो कि यूक्रेन को जो है दिए गए हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट देखिए, वह कार रेसर कौन है जिन्होंने नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है? इनका नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनका नाम है डायना पुंडोले। ठीक है, डायना पुंडोले कौन है? तो ये रेसर हैं, कार रेसर हैं और उन्होंने नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप में ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी हैं। भारत की पहली महिला बनी हैं। फिर देखिए, अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा लगातार दूसरे साल भी दिया गया है? तो ये हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको दिया गया है। फिर देखिए, डच ग्रैंड प्रिक्स ये क्या है? फ़ॉर्मूला 1 रेस होती है, तो 2024 की विजेता इस बार कौन है? इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, लैंडो नॉरिस। ठीक है, ये लैंडो नॉरिस हैं और ये डच ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले जो है वो खिलाड़ी बने हैं। फिर देखिए, विश्व जैव ईंधन दिवस जो कि 10 अगस्त को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी टिकाऊ जैव ईंधन अपशिष्ट को कम करना और ऊर्जा को बढ़ावा देना। टिकाऊ जैव ईंधन अपशिष्ट को कम करना और ऊर्जा को बढ़ावा देना। भारत मलेशिया का मैंने बता ही दिया आपको। फिर देखिए, इंडिया रैंकिंग 2024 में कौन-सा संस्थान समग्र श्रेणी में लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर आया है? ये जो हम एनआईआरएफ वाली जो रैंकिंग्स देखेंगे आगे जाके, उसमें समग्र जो ओवरऑल श्रेणियाँ होती है सभी प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ की, ओवरऑल के अंदर किसको मतलब पोजीशन मिली है? तो भारत का जो आईआईटी मद्रास है, तो ये याद रखना है आपको। आईआईटी मद्रास जो है समग्र श्रेणी के अंदर जो है लगातार छठे वर्ष जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। फिर देखिए, 33वें ग्रीष्मकालीन कालीन ओलंपिक खेलों में अमेरिका ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो हमारे ओलंपिक गेम्स हैं, ठीक है? ओलंपिक्स जो गेम है 33वें जो ओलंपिक गेम्स है उसके अंदर 126 पदक जीत करके सॉरी चाइना कह रही हूँ, अमेरिका जो है वो टॉप पोजीशन पे है। चाइना, अगर आपने अक्टूबर वाली क्रोनोलॉजी पढ़ ली है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो पैरा ओलंपिक्स है उसके अंदर 220 मेडलों के साथ में चाइना टॉप पोजीशन पे है। ठीक है? और ये ओलंपिक खेल हैं। कौन से खेल हैं? ओलंपिक खेल हैं। तो इसमें जो है अमेरिका ने 126 पदक जीत करके टॉप पोजीशन हासिल की है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये है 2024 वाले ओलंपिक्स जो कि पेरिस के अंदर हुए हैं। आप ये बताएँगे कि 2028 के अंदर जो ओलंपिक्स होंगे, 2028 के अंदर जो ओलंपिक खेल होंगे वो कहाँ पर होंगे? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, उससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग जो है ठीक से हमारा वीडियो देखते हैं। फिर देखिए, पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक 6 पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये चाइना के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है झांग यूफेई। क्या नाम है? झांग यूफेई इनका नाम है। फिर देखिए, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? तो भारतीय ध्वजवाहक कौन है भाई? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश कौन है? तो ये हॉकी में अपने गोलकीपर हैं और इनको तो आप जानते ही होंगे, वैसे मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा। तो हॉकी में ये गोलकीपर जो हैं इसमें है पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। फिर देखिए, ओलंपिक खेलों में किस खेल को पहली बार जो है शामिल किया गया है? तो ब्रेकिंग, जिसको ब्रेक डांसिंग भी कहते हैं, उसको पहली बार यहाँ पे शामिल किया है। तो मैंने स्टार लगाया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट है, किस उद्योगपति को अणुव्रत पुरस्कार अपनी समाज सेवा के लिए दिया गया? तो अणुव्रत पुरस्कार किसको मिला है? रतन टाटा जी को मिला है, ये अपने को ध्यान रखना है। डीआरडीओ द्वारा किस लॉन्ग रेंज गाइडेड ग्लाइड बम का जो है पहली उड़ान का परीक्षण किया गया है? तो गौरव का परीक्षण, क्या पूछ लेगा गौरव क्या है? तो गौरव जो है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसरो ने अपना कौन सा अवलोकन उपग्रह, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको अवलोकन उपग्रह को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया है, तो इसका नाम है ईओएस-8। क्या नाम है? ईओएस-8, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8। इसके बारे में भी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ के चौथे बाघ अभयारण्य का नाम क्या है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो नाम देकर पूछ ले तो पता होना चाहिए कि भाई छत्तीसगढ़ में है। फिर देखिए, कौन से सर्बियाई खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 अगस्त को अपने टेनिस का गोल्डन स्लैम जो है वो पूरा कर लिया है? तो ये खिलाड़ी का नाम है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे। रिवीजन आप अपने आप इसको एक बार देख लेंगे, जैसे कि
आईएनएस अरीघाट क्या है? तो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। शान-शान क्या है? तो जापानी तूफ़ान है। अध्यक्ष कौन बने हैं आईसीसी के? जय शाह हैं। और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर इसका जो समझौता है, इसके आपूर्ति श्रृंखला का परिषद का उपाध्यक्ष कौन बना? तो भारत बना है। भारत अफ्रीका का व्यापार कॉन्क्लेव नई दिल्ली में। धर्म-दम कहाँ पर हो रहा है? अहमदाबाद में। आटम के निर्देशक कौन है? आनंद एकर्षी और इसको फ़िल्म पुरस्कार मिला है। मुनाल क्या है? तो नेपाल का उपग्रह है। वेटलैंड साइट कितनी हो गई अब? 85। रामसर साइट्स कितनी हुई? 85 हो गई हैं। भारत श्रीलंका के बीच में कौन-सा अभ्यास? मित्र शक्ति। भारत मलेशिया के बीच में उदार शक्ति। यूक्रेन को क्या दिया है? भीष्म दिया है। भीष्म क्या है? तो ये जो है पोर्टेबल हॉस्पिटल है। फिर यहाँ देखिए ये डायना पुंडोले कौन है? तो ये नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप की पहली महिला हैं। शक्तिकांत दास को जो है गवर्नर वाला पुरस्कार मिला है। लैंडो नॉरिस कौन है? तो फ़ॉर्मूला वन रेस में ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं। और यहाँ देखिए विश्व जैव ईंधन दिवस, टिकाऊ जैव ईंधन अपशिष्ट को कम करना, ऊर्जा को बढ़ावा देना। इंडिया रैंकिंग में यहाँ पर आईआईटी मद्रास को दिया है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 126 पदक पाकर के फर्स्ट कौन आया? अमेरिका आया है। और 33वें इसके समापन समारोह के कौन थे ध्वजवाहक? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। और कौन-सा नया खेल इंक्लूड किया है? तो ब्रेक डांसिंग को इंक्लूड किया है। अणुवरत पुरस्कार रतन टाटा। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव। इसरो ने ईओएस 8 और ग्रैंड स्लैम किसने पूरा किया है? तो नोवाक जोकोविच ने। तो ये हो गया आपका वन लाइनर्स। अब हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहली न्यूज़ है कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2 देशों की यात्रा की है। पहली तो है पोलैंड की और दूसरी है यूक्रेन की। तो पोलैंड की यात्रा जो है 45 सालों में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने वहाँ का जो है वो दौरा किया है। अब यहाँ पर जो है एक देखिए कि पोलैंड का हमारे इंडिया से क्या कनेक्शन है, वो यहाँ आपको इस बॉक्स में नज़र आएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अच्छा ऐसे तो कोई कनेक्शन हो नहीं सकता, कोई हिस्टोरिकल कनेक्शन यूरोपियन कंट्री का कैसे होगा? तो आप देखिए कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, तब यहाँ जो राजा महाराजाएँ थे, उन्होंने किस प्रकार से पोलैंड की हेल्प की थी, उसको वो आज भी अपने लिए एक लिंक मानते हैं। तो क्या होता है कि डिप्लोमेसी में यही कुछ जो एंशिएंट लिंक्स होते हैं, इसको लेकर के जो है 2 देशों के बीच में वार्तालाप को शुरू किया जाता है, या मान लीजिए कोई राजनयिक संबंध है, तो उसमें ये चीज़ें काम आती है, जिसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि सर्वप्रथम वारसा में जाम साहब ऑफ नवानगर मेमोरियल और कोल्हापुर स्मारक और बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो, इन स्मारक पर जाकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये थोड़े से एकदम जनरल सेंस के लिए आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन आएगा ऐसा कोई संभावना नहीं है। अगर हम देखें तो जाम साहब ऑफ नवानगर, दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जी जडेजा, गुजरात के जो आधुनिक जामनगर हैं, उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। इन्होंने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो पोलैंड के जो बच्चे थे उनको आश्रय प्रदान किया था। ठीक है, इसीलिए पोलैंड में इन महाराजाओं को आज भी डोबरी कह कर के पुकारा जाता है। डोबरी के नाम से याद किया जाता है, मतलब अच्छे महाराजा के रूप में इनको याद किया जाता है। कोल्हापुर का जो शाही परिवार था, उन्होंने भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी हेल्प की थी, तो उनके लिए भी ये कोल्हापुर स्मारक वहाँ पर बना हुआ है। और बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो जो है ये इटली के साथ में जो है मोंटे कैसिनो की जो लड़ाई हुई थी, उसको उस समय जो है हमारे यहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने साथ दिया था, इसीलिए इस प्रकार का स्मारक वहाँ पर बना हुआ है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो डोनाल्ड टस्क हैं और राष्ट्रपति हैं आंद्रे सेबेस्टियन। ठीक है, तो आंद्रेज और डोनाल्ड, इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। ये पोलैंड के हैं और इन्होंने जो है वहाँ पर द्विपक्षीय बैठकें की हैं। और क्या काम की बात है? तो दोनों देशों ने मिलकर यानी भारत और पोलैंड ने जो पॉलिटिकल जो साझेदारी है, पॉलिटिकल पार्टनरशिप है, उसको लेकर के इंडिया पोलैंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के कार्यान्वयन के लिए एक योजना तैयार की है 2024 से 28 तक के लिए, कि भाई किस रोड मैप पे जो है किस एजेंडे को लेकर के हम दोनों देशों को चलना है। तो उसके लिए इंडिया पोलैंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कार्य योजना जारी की है। इसके तहत दोनों पक्ष विदेशी मंत्रियों के बीच नियमित संपर्क रखेंगे। जलवायु, हरित प्रौद्योगिकी, कृषि, जो आपको याद आए ना वो सब आप लिख सकते हैं। इनमें संभावनाओं को तलाश करेंगे। तो ये तो सारी एकदम जनरल बातें हैं जिनको पढ़ने की कोई यहाँ पर विस्तार से आवश्यकता नहीं है। बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंडिया पोलैंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और पोलैंड में जो है उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम प्रीलिम्स के लिए ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए यूक्रेन की यात्रा को देखते हैं। तो ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन जो है वो यात्रा थी। यूक्रेन की राजधानी कीव जो है वो यहाँ से पहुँचे थे। फिर देखिए इन्होंने यहाँ पर मेन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री ने यूक्रेन सरकार को 4 भीष्म सहयोग, हित और मैत्री के लिए स्वास्थ्य पहल, मतलब इसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, ये प्रदान किए हैं।
ठीक है। तो ये भीष्म क्यूब्स जो है वो क्या हैं? तो देखिए भीष्म क्यूब का मतलब है कि भीष्म क्यूब में सभी प्रकार की चोटों, चिकित्सा से जुड़ी हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देखभाल सुनिश्चित करने वाली दवाइयाँ और उपकरण जो है वो शामिल है। तो ये भीष्म अगर आपसे पूछ ले तो ये टैंक नहीं है, ये जो है यूक्रेन को दिया गया एक हेल्थ इनिशिएटिव है, ठीक है? जिसके के अंदर इनको कोई भी चोट है या प्राथमिक चिकित्सा है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो है ये प्रदान किया गया है। तो भीष्म के बारे में ध्यान रखेंगे और उसके बाद तो जो भी चीज़ें हैं वो सब जनरल चीज़ें हैं, तो उसको आपको पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत और अमेरिका के मध्य 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए 2 जो समझौते हैं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये मेंस में भी आ सकता है। तो भारत और अमेरिका के बीच में 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। पहला समझौता कौन-सा है? पहला समझौता है जिसका नाम है एसओएसए, यानी सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। तो आपको पता है जो सप्लाई चेन बॉटलनेक्स होते हैं या आपूर्ति श्रृंखला जो व्यवधान होते हैं, उनको हल करने के लिए इन दोनों देशों ने यानी कि भारत और अमेरिका ने इस समझौते पर जो इसको हम सोसा कह सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये गैर बाध्यकारी है, ठीक है? ऑब्लिगेटरी नहीं है ये दोनों देशों पर और अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को हल करने के लिए एक दूसरे से आवश्यक औद्योगिकी संसाधन ये जो है आपस में प्राप्त कर पाएँगे अगर ये इसको जो है वो अ, साइन करते हैं। तो ये साइन करने वाला क्या भारत पहला देश है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत इसका 18वाँ देश है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे जो देश हैं इनके साथ में डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फ़िनलैंड, इन सब देशों के साथ में भी ये जो सोसा नाम का एग्रीमेंट है उसको साइन किया जा चुका है। तो पहला एग्रीमेंट आपको याद रहेगा एसओएसए या सोसा जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। सेकंड समझौता कौन-सा है? तो सेकंड समझौता जो है वो लाइज़निंग अफ़सरों की नियुक्ति के संबंध में है। लाइज़निंग अफ़सर कौन से होंगे? जो दोनों देशों के बीच में जो आपसी सहयोग है उसको बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो ये दोनों एग्रीमेंट्स ध्यान रखिएगा, ये किसके साथ में साइन हुए हैं? तो अमेरिका के साथ में हुए हैं। फिर देखिए मलेशियाई प्रधानमंत्री का भारत को दौरा, तो मलेशियाई प्रधानमंत्री का नाम क्या है पहले तो ये पता हो। इनका नाम है क्या? तो दातो सेरी जो है इनका नाम है। तो दातो सेरी तो याद होगा नहीं, दाताश्री ज़रूर याद रह जाएगा। तो मलेशिया से दाताश्री यहाँ आए थे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? और मलेशिया के साथ में कौन-सा युद्धाभ्यास हमने किया है, वो अभी हमने पढ़ा था पीछे, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँगे, ठीक है? तो अब देखिए नेक्स्ट जो है इन्होंने किस चीज़ को लेकर के ज़्यादा बातें की हैं, वो पढ़ लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स और इन सब चीज़ों की तो ठीक है, ये तो चलेगा। देखिए मलेशिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में संस्थापक सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल हुआ है। यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान मलेशिया में आयुर्वेदिक चेयर की स्थापना की जाएगी और मलेशिया के अलावा मलाया विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन के लिए तिरुवल्लुर पीठ जो है उसकी भी स्थापना की जाएगी। तो ये जो है काम की बात थी। उसके अलावा अन्य भी समझौते हैं जिसमें कि वही है घिसी-पिटी लाइनें आपको लिखनी है। कृषि में, रोज़गार में, आयुर्वेद में, ब्ला, ब्ला, ब्ला सब वही, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, ये है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जो है उसको जारी किया गया है। तो ये कुल राजस्व के आधार पर वित्तीय वर्षों में कितना राजस्व रहा है किस कंपनी का, तो उसके हिसाब से इसको जारी किया जाता है। तो ये जो फॉर्च्यून वाली सूची है इसके अंदर लगातार, ठीक है, शीर्ष स्थान पर कौन बरकरार है? तो अमेरिका की वॉलमार्ट जो कंपनी है, तो लगातार 11वें साल भी है जो इसने अपना टॉप पोजीशन मेंटेन करके रखा है। तो वॉलमार्ट है, सेकंड अमेज़न है और भारतीय कंपनियों की अगर बात करें तो 9 कंपनियाँ इसके अंदर है जैसे कि आरआईएल, एलआईसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारतीय स्टेट बैंक, ओएनजीसी, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी, राजेश एक्सपोर्ट्स, ये जो है इसके अंदर शामिल है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे, तो मुनाल उपग्रह है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। मुनाल उपग्रह किसका है? तो ये नेपाल का उपग्रह है। हमारे भारत से जो एनएसआईएल है इसने जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और भारत से जो है इसका जो है प्रक्षेपण करने की किया जाएगा। फिर देखिए अब इसमें इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मुनाल के बारे में। तो इसको जो है एनएएसटी यानी कि छात्रों के द्वारा जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके तत्वाधान के में जो छात्र हैं, तो उनके द्वारा जो है इसको बनाया गया है। और नेपाली अंतरिक्ष स्टार्टअप अंतरिक्ष प्रतिष्ठान नेपाल ने मुनाल उपग्रह के डिज़ाइन और निर्माण में नेपाली छात्रों की सहायता की है, ठीक है। जैसे हमारे इसरो है वहाँ एपीएन है तो उसने छात्रों की सहायता की, तो छात्रों के सहयोग से जो है इसको डेवलप किया गया है और इस उपग्रह का लक्ष्य पृथ्वी की सतह पर जो है वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है मुनाल किसका उपग्रह है? तो नेपाल का है और इसको छात्रों ने मिलकर बनाया है और ये करेगा क्या? तो पृथ्वी की सतह का वनस्पति घनत्व का जो डेटाबेस है, वेजिटेशन डेंसिटी जो है उसका डेटा जो है ये तैयार करेगा।
चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए, भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष जो है वो चुना गया है। किसकी आपूर्ति श्रृंखला परिषद? तो देखिए, 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक द्वारा स्थापित 3 निकायों में से एक है ये आपूर्ति श्रृंखला परिषद। इसका उपाध्यक्ष जो है वो भारत को यहाँ पर चुना गया है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष जो है वो अमेरिका है। बस इतना इसमें ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखिए, वियतनाम के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री आए थे जो हमने पढ़ लिया, और वियतनाम के प्रधानमंत्री जिनका नाम है फॉम मिन। तो ये भी जो है हमारे यहाँ पर जो है भारत इनका प्रवास के लिए आए थे। और क्या क्या इनसे बातें हुई? तो देखिए, भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद परिसर को विकसित करने के लिए साथ आने के का जो है वो समझौता किया है। तो लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाने के लिए समझौता किया है। किसके साथ में? वियतनाम के साथ में। उसके अलावा मेरीटाइम सिक्योरिटी को सशक्त करेंगे। साझा संस्कृति धरोहर के संरक्षण के लिए भारत विश्व विरासत स्थल मीसोन के ब्लॉक एफ के मंदिरों के संरक्षण में भी सहयोग देगा। तो ये मीसोन मंदिर कहाँ पर है? वियतनाम में है। ठीक है, और उसके मंदिरों को जो है वो सुरक्षित रखने के लिए, जो मीसोन के मंदिर हैं ये विश्व सांस्कृतिक धरोहर में आते हैं। तो इसको जो है संरक्षित करने के लिए भी भारत सहयोग देगा। फिर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए, प्रधानमंत्री नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, अब राष्ट्रपति है। तो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेत्से की प्रवास किया है, वहाँ की यात्राएं की है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिजी में जो है उनको कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी का अवार्ड जो है वो दिया गया है। किसको दिया गया है? द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, प्रधानमंत्री को नहीं दिया है, ये ध्यान रखना। ठीक है। फिर देखिए, न्यूजीलैंड प्रवास। तो यह 8 वर्षों के बाद भारत के किसी राष्ट्रपति का न्यूजीलैंड की पहली यात्रा थी। द्विपक्षीय सीमा सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था समझौता जो है यहाँ पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर देखते हैं तिमोर लेत्से की जो प्रवास है उसमें क्या बातें हुई हैं। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जोस रामोस होर्ता, जोस रामोस, इतना ही ध्यान रखेंगे। उन्होंने जो है हमारे राष्ट्रपति को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेत्से जो है इसका पुरस्कार दिया है। तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेत्से का पुरस्कार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। तो ये राष्ट्रपति का नाम आपको ध्यान रखना है, कहीं प्रधानमंत्री वाला नहीं लिख देना। ठीक है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेत्से, ये दोनों पुरस्कार किसको मिले हैं? तो हमारे यहाँ की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिए गए हैं। और उसके अलावा तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो प्रीलिम्स में पूछी जा सके, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। फिर देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन। वैसे ये न्यूज़ तो आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी कि वहाँ पर बांग्लादेश में जो अराजकता फैली थी उसमें जो है जो वहाँ के जो 2 लीडर्स थे उनका नाम आया था। 2 युवा नेता थे, नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद। इन दोनों के कारण जो है तख्ता पलट वहाँ पर हुआ और शेख हसीना को जो है देश छोड़कर जाना पड़ा। और अभी जो है वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जिनको कि आप जानते हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिला था माइक्रो फाइनेंसिंग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। ठीक है। तो ये थोड़ी-सी न्यूज़ थी, हालाँकि ऐसा कुछ पूछते नहीं है एग्ज़ाम में। फिर देखिए, फिलीपींस में जो है मंकी पॉक्स का पहला केस मिला है। और अगर आपको और इसमें जानना हो तो ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि मंकी पॉक्स जो है इसको डब्ल्यूएचओ ने एक जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करा हुआ है। तो ऐसा ये ध्यान रखिएगा कि डेंगू को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर किया है डब्ल्यूएचओ ने, किसको किया है? मंकी पॉक्स को किया है। इसका पहला केस कहाँ पर मिला है? तो ये जो है फिलीपींस में मिला है। ये चेचक जैसी एक तरीके की बीमारी है, तो ये ठीक है, ये बातें हमें पता है। फिर देखिए, नेक्स्ट है, चीन ने किन 5 स्थलों पर नए 11 परमाणु रिएक्टरों को स्थापित किया है? तो जियांगसू, शांदोंग, ग्वांगडोंग, जेनजियांग और ग्वांगशी, ये जो स्थल हैं ये किसके हैं? चाइना के। और यहाँ पर क्या स्थापित किए हैं? तो परमाणु रिएक्टर स्थापित किए हैं। फिर देखिए, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने किस देश के साथ लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग के लिए 5 सालों के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मलेशिया के साथ में किए हैं। मलेशिया के साथ में जो जो चीज़ें हुई है याद रखिएगा सारी बातें। अब देखिए, नेक्स्ट है, अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन में हनुमान जी का 90 फीट प्रतिमा का अवतरण किया गया है। इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनियन। कहाँ पर है? तो अमेरिका के टेक्सास प्रांत में है। तो अब जाना और हनुमान जी के मंदिर को के दर्शन जो है वो करने के लिए अमेरिका जाना। ठीक है, तीर्थ यात्रा के लिए। हाँ, अब चलते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य पे। राष्ट्रीय परिदृश्य में देखिए, अब देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य में पहला है, हमने पढ़ा था अभी, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व होगा
ये जो है टाइगर रिज़र्व बनाया गया है और छत्तीसगढ़ का ये चौथा टाइगर रिज़र्व है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णु देव साय हैं, उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने, ठीक है, इसको इसके साथ ही देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व ये होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व पहले स्थान पर है। सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व कौन-सा है? आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व, ठीक है। और मानस टाइगर रिज़र्व जो है वो दूसरे स्थान पर है, जो कि असम में है। और तीसरा कौन-सा हो जाएगा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। और ठीक है, ये इतना काम का नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए रत्नागिरी, महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी है उसमें जियोग्लिक और पेंटाग्लिफ संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किए गए हैं, ठीक है। ये कंज़र्व्ड स्मारक हैं। महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत इनको अधिसूचित किया गया है। तो नाम देकर के अगर पूछ ले कि ये स्मारक कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है। उसके अलावा इसमें कुछ भी काम का नहीं है। अगर आप ये देखें इसमें क्या बना है, क्या नहीं बना है, ये नहीं कोई पूछेगा। फिर देखिए देश भर में उल्लासपूर्वक 78 जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मनाया गया। थीम क्या थी? तो विकसित भारत जो है वो इसकी थीम थी। और इसमें जो है आज़ादी के 100वें वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए सरकार का दृष्टिकोण जो है वो दर्शाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है आंध्र प्रदेश के शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। और इस ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। दोनों ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, NIRF इंडिया रैंकिंग 2024, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें 3 नई कैटेगरीज को शामिल किया गया है। तो इन तीनों कैटेगरीज में किस किस कॉलेज को कौन कौन सा सम्मान है वो हमें याद रखना है। तो देखिए NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि भारतीय जो संस्थान है उनको ये रैंकिंग देता है। 3 नई श्रेणियाँ इसमें इस बार इंक्लूड की हैं। एक तो देखिए राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, दूसरी है मुक्त विश्वविद्यालय जिसको आप बोलते हैं ओपन यूनिवर्सिटी, और एक है कौशल विश्वविद्यालय यानी स्किल यूनिवर्सिटी। इन सबको भी इसके अंदर भी जोड़ा गया है, ठीक है। तो अब 16 श्रेणियों के अंदर जो है ये पुरस्कार दिए जाएंगे, मतलब ये रैंकिंग दी जाएगी, पुरस्कार नहीं कहेंगे, रैंकिंग दी जाएगी। अब देखिए इसके अंदर जो नई रैंकिंग है वो देखिए, ओवरऑल के अंदर हम पढ़ चुके हैं IIT मद्रास, आपको फर्स्ट वन लाइनर में मैंने अभी अभी पढ़ाया। ओवरऑल के अंदर किसको रैंकिंग मिली है? तो IIT मद्रास को, ये आपको याद रखना है। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में IISc बेंगलुरु जो है उसको दी गई है। और देखिए नई कैटेगरीज ये तीनों हैं, इसके पुरस्कार आप याद रखिएगा, पुरस्कार ने सॉरी रैंकिंग जो है वो याद रखिएगा। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के अंदर अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई को जो है रैंकिंग दी गई है। ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू, और कौशल विश्वविद्यालय में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे। तो ये तीनों के नाम ध्यान रखने हैं। यहाँ पर अन्ना विश्वविद्यालय, यहाँ इग्नू और यहाँ पर सिम्बायोसिस, ठीक है। और अगर कॉलेज की बात करें तो हिंदू कॉलेज है दिल्ली का। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। और इतने सारी जो कैटेगरीज है इतना नहीं याद होता है, ना याद करना है, ना एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ओवरऑल ध्यान रखिएगा, ओवरऑल IIT मद्रास है, उसके बाद में इग्नू है और अन्ना कॉलेज है, और यहाँ पर स्किल यूनिवर्सिटी में सिम्बायोसिस है। इनके नाम ध्यान रखिएगा। अब देखिए गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। कौन से वो 5 नए जिले हैं? तो जास्कर, द्रास और कौन सा है, शाम, नुब्रा और चांगथांग। तो ये थोड़ा से नाम ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा तो इसमें कुछ काम का यहाँ पर है नहीं। और ये विधानसभा चुनाव है, ये भी किसी काम के नहीं है, तो अब इसको आप कट कर सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर देखिए कैबिनेट ने जो है एकीकृत पेंशन योजना जो है यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है उसको लॉन्च करने का निर्णय किया है। तो OPS की बढ़ती मांग को लेकर के NPS की जो अभी जो स्कीम चल रही है उसको हटा करके सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर के आई, जिसका नाम क्या है? UPS, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आ सकता है। ये कब से प्रभावी होगी? तो 1 अप्रैल 2025 से जो है इसको प्रभावी करना होगा, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025। अब इसके क्या-क्या फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों से प्राप्त औसत मूल्य वेतन का 50% देय होगा। लास्ट जो सर्विस होती है 12 महीने की, उसका जो है उसका 50% जो है वो जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह वेतन जो है न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। प्रोपोर्शनल किसके होगा ये वेतन? जो 10 साल की जो सेवा है उसके प्रोपोर्शनल जो है ये होगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे पारिवारिक पेंशन में क्या होगा कि सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु पर उसका निकटतम परिवार सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा अंतिम बार प्राप्त पेंशन का 60% पाने का पात्र जो है वो यहाँ पर होगा।
नेक्स्ट है सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। इसमें न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 प्रतिमाह मिलेंगे। और महंगाई जो सूचकांक है उससे इसको जो है वो अलाइन किया जाएगा। डियरनेस रिलीफ औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है वो सुनिश्चित होगी। ग्रेच्युटी के अतिरिक्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान जो है वो भी प्रदान किया जाएगा। तो ये सारी जो हैं इसके फीचर्स हैं किसके, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और इसको देखिए, इसकी घोषणा के 2 दिन बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने इसको जो है अपने राज्य में लागू किया है। तो ये हमारे देश का पहला महाराष्ट्र राज्य बन गया है जिसने कि यूपीएस को जो है अपने राज्य में लागू किया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है ये है हमारे राज्यसभा की सभी 12 सीटों पर निर्विरोध उपचुनाव। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ देखिए, टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में 3 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। 3 ग्रेट प्लेसेस विच आर इन इंडिया, इनको इंक्लूड किया गया है टाइम पत्रिका की सूची में। कौन कौन से वो प्लेसेस हैं? तो यहाँ पर देखिए एक अनोखा संग्रहालय है जिसको मुंबई के अंदर जो है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, MUSO है ना, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन जो मुंबई का है उसको इंक्लूड किया है। हैदराबाद की एक फैक्ट्री है जिसका नाम है मनम चॉकलेट्स, उसको इंक्लूड किया है। और हिमाचल प्रदेश का नार नाम का जो रेस्टोरेंट है उसको इंक्लूड किया है। ये तीनों थोड़े से नाम आप ध्यान रखिएगा। मुंबई का जो है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, मनम चॉकलेट जो है हैदराबाद का, और नार जो है वो हिमाचल प्रदेश का। ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। फिर वन लाइनर देख लेते हैं। वन लाइनर में क्या है, राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के 5 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की जन्म शताब्दी पर स्मारक सिक्का, तो क्लैंगर एम करुणानिधि जो है उनके ऊपर जो है सिक्का जारी है। फिर देखिए, भारत ने किस बीमारी के टेस्ट के लिए पहली स्वदेशी किट सीमेंस हेल्दीनियर्स कंपनी के द्वारा तैयार किया है? तो ये मंकी पॉक्स के लिए है। मंकी पॉक्स अभी हमने पीछे पढ़ा था, फिलीपींस में इसका जो है पहला केस देखने को मिला है और WHO ने इसको हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। फिर देखिए, ओडिशा के पुरी जिले में पिपीली कस्बा किस रोग के प्रकोप के कारण चर्चा में है? तो ये H5N1 जिसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं उसके कारण ये चर्चा में है। वेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको हाल ही में मंजूरी दी गई है, नदी जोड़ो परियोजना। फिर देखिए लास्ट है, भारत के पहले राइस ATM या चावल ATM का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका उद्घाटन जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। तो फ्रेंड्स ये इसका तो है, आज हमने पढ़ा राष्ट्रीय परिदृश्य तक। और टाइम कितना हो गया है? अपने पास टाइम है अभी, तो हम अंतरिक्ष वाला भी कर लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिदृश्य, वन लाइनर हम पढ़ चुके हैं। अब जो है अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी को हमें पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा कायदे से पढ़ते हैं तो चीज़ें भी समझ में आती है, और एक पैटर्न पे पढ़ते हैं तो आपको ये भी फील आता है कि हमने पूरी चीज़ को कंप्लीट किया है। नहीं तो ऐसे पाप काटने से मतलब क्या है कि आधा पढ़ा आधा छोड़ा, प्रादेशिक पढ़ लिया, इतनी इतनी बात काम की थी, आपको क्या पता कि क्या काम किया है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन फिर कब वहाँ से आता है, फिर आप सोचते हैं कि मैगजीन तो पढ़ी थी, आया क्यों नहीं। तो जब प्रादेशिक वाला ही पढ़ के छोड़ेंगे आप तो ऐसा ही होगा, आपको पूरी मैगजीन को जो है, क्योंकि बहुत कम चीज़ों में गागर में सागर है ये एक्चुअली, तो इसको कंप्लीट आपको करना चाहिए। तो मैं देखती हूँ कि कई प्रादेशिक परिदृश्य पे तो व्यूज़ ज़्यादा हैं और बाकी वालों पे कम है, तो उसको आप पढ़ते हैं ठीक से, वैसे ही पूरी मैगजीन जो है आपको कवर करनी चाहिए। अब चलते हैं अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी पे। तो यहाँ देखिए, भारत का 2027 में लॉन्च होगा चंद्रयान-4। चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल था, अब चंद्रयान-4 को लॉन्च करने का प्लान है जो कि 2027 में किया जाएगा। इसरो के प्रमुख ने जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर जो है इसकी घोषणा की है। डॉक्टर S सोमनाथ जो है वो इसरो के प्रमुख हैं, उन्होंने इस बात की, अंतरिक्ष दिवस कब आता है? 23 अगस्त को आता है, उस पे इसकी घोषणा की गई है। ठीक है। और ये वही चट्टान, मिट्टी और उसके नमूने लेकर के आएगा। इसमें जो है 5 अलग-अलग मॉड्यूल्स होंगे और रोबोट्स भेजे जाएँगे, बस इतनी ही है। अभी तो जब लॉन्च होगा तब कई सारी बातें इसमें देखने को मिलेगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, चाइना ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए तारामंडल का पहला उपग्रह जो है उसको प्रक्षेपित किया है। ठीक है। तो 18G60 उपग्रहों के पहले समूह को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक चाइना के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। 1000 सेल परियोजना, अब आपसे ये पूछेगा ये 1000 सेल परियोजना किसकी है? तो ये जो है चाइना की है। तो स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट है उसको टक्कर देने के लिए जो है इन्होंने ये उपग्रह लॉन्च किया है। इसका पहला उपग्रह लॉन्च किया है जिसे G60 नक्षत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो 1000 सेल परियोजना या G60 नक्षत्र, तो जो है लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट के द्वारा जो है इस सैटेलाइट को लॉन्च जो है वो किया जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बस इतनी बात काम की है। फिर देखिए, भारत का पहला पुनः प्रायोजित हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है। इसका नाम है रूमी 1। तो रूमी 1 क्या है? तो ये हाइब्रिड जो है
हाइब्रिड रॉकेट है, इसका नाम ध्यान रखिएगा रूमी-1। और तो इसमें क्या है, ये सैटेलाइट जो है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन पर शोध के उद्देश्यों के लिए डेटा एकत्रित करेगा। बस इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ये है। इसमें जेनेरिक फ्यूल आधारित हाइब्रिड मोटर और इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड पैराशूट डिप्लॉयर जो है वो लगाया जाएगा। और इतनी तो जितनी बातें याद करें उतना कम है। तो रॉकेट के बारे में ध्यान रखिएगा, रूमी-1 क्या है, रॉकेट है। भीष्म क्या है, तो वो पोर्टेबल चिकित्सा के लिए यूक्रेन को जो दिया गया है वो ध्यान रखिएगा। आईएनएस अरिहंत के बारे में ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखिए, यूके स्पेस कमांड ने किया पहले सैन्य उपग्रह का प्रक्षेपण। ध्यान से पढ़िएगा, क्या है, यूके स्पेस कमांड, भारतीय नहीं है, यूके की है। नाम क्या है, टाइची। तो ये क्या है, पहला सैन्य उपग्रह का प्रक्षेपण जो है इन्होंने किया है। लॉन्च क्या किया है, पहला सैन्य सैटेलाइट, ठीक है, मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया। किसने किया है, यूके स्पेस कमांड ने। तो ये ध्यान रखिएगा, टाइची किसका है, चाइना का नहीं है, किसका है, यूके का है। तो काम की बात यही थी, यही ध्यान रखना है। फिर देखिए EOS-8, ये क्या है, तो ये है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, तो इसरो के द्वारा लॉन्च हुआ है। और इसको जो है सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये क्या है, अपनी तरह का पहला मिशन है जो इसरो के मानक माइक्रोसेट IMMS-1 बेस पर निर्मित है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड पेलोड और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्ट्रोमेट्री पेलोड और SIC UV डोसीमीटर जो है वो लगाया गया है। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। जो ये SIC है, इसको जो है गगनयान मिशन के लिए भी जो है यूज़ किया गया था। और फिर तो इसमें तो काफ़ी सारी बातें हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है इसका प्रक्षेपण किया गया है। और इसमें जो है आपदा प्रबंधन, मौसम की जानकारी, कई सारी चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड इससे के द्वारा जो है वो हमको पता चलेंगी। फिर है डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो डिफेंस में अभी हमने पढ़ा था, भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है जिसका नाम है INS अरिहंत। इसको नौसेना में शामिल किया गया है। नाम ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है दुश्मनों का संहार करने वाला। और 2016 में जंगी बेड़े में इसको शामिल किया गया था। 750 किलोमीटर की रेंज है इसकी और 15 मिसाइलों से ये लैस होगी। 6000 टन वजनी यह पनडुब्बी हिंद प्रशांत में गश्त लगाने में भी सक्षम है, ठीक है। और नौसेना, भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है, जिसमें अरिहंत अरिघाट कमीशन हो चुकी है और तीसरी है S3 जिसकी टेस्टिंग अभी जारी है। तो सेकंड वाली क्या नाम क्या है, INS अरिघात, ठीक है। तो अरिघात अरिघाल कमीशन हो चुकी है और तीसरी कौन सी कमीशन होगी, जिसका नाम है S3। तो इसका भी जो है टेस्टिंग जो है वो जारी है। फिर देखिए, भारत का पहला जो है सफल परीक्षण किया गया है जिसका नाम है गौरव। गौरव क्या है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। गौरव क्या है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और इसको जो है हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर IRC की तरफ से स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। गौरव क्या है, तो ग्लाइड बम है, ये ध्यान रखना है। 1000 किलोग्राम वजनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना ने 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को जो है वो मंजूरी दी है। एक मिनट। अब देखिए, भारतीय सेना ने जो है 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी दी है। इसका निर्माण कौन कर रहा है, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ये 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल जो है वो उत्पादन करेगी। इसकी कुछ फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। और अच्छा, एक चीज़ और है, इसको स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो है LCA तेजस के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस विमानों में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसकी विशेषताएं देखते हैं। जो अस्त्र मार्क 1 हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसकी क्षमता कितनी है, तो 80 से 1110 किलोमीटर जो है वो इसकी क्षमता है। इसकी अधिकतम गति जो है वो 4.5 मैक है। तो ये सारी चीज़ें हमको, ये फीचर्स इसके ध्यान रखना है। हो सकता है कि ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाए। तो मार्क 1 हवा में मार करने वाली, 80 से 110 किलोमीटर इसकी जो है रेंज है। 4.5 मैक जो है इसकी गति है, स्पीड है। यह मिसाइल जो है लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, ड्रोन आदि जैसे हवाई जो लक्ष्य है उसको नष्ट करने में सक्षम है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को पहले ही भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों में सफलतापूर्वक जो है वो शामिल किया जा चुका है, ठीक है। तो वायुसेना, नौसेना दोनों में ही ये शामिल है।
तो इसके फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं। 80 से 1110 इसकी रेंज, 4.5 इसकी गति है और हेलीकॉप्टर, क्रूज़ मिसाइल, ड्रोन जैसे हवाई लक्ष्यों को ये नष्ट कर सकती है। नौसेना, वायुसेना में इसको शामिल किया गया है और ये जो है कहाँ पर इसको एकीकृत किया गया है, तो एलसीए तेजस में और जो सुखोई 30 है वहाँ पर इसको एकीकृत भी किया जा चुका है। तो अस्त्र 1 मार्क 1 मिसाइल के बारे में ये सारी बातें हैं। फिर देखिए स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है जैसलमेर में। इसका नाम है MPATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इस हथियार प्रणाली का जो है प्रक्षेपण किया गया है और इसमें यह पोर्टेबल मिसाइल कंधे से भी लॉन्च जो है वो की जा सकती है। ठीक है, तो इस MPATGM का जो है इसके फीचर्स देखिए। 14.5 किलोग्राम की है, 4.3 लंबी है, फीट लंबी है ये और इसकी जो रेंज है वो 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक है, जिसमें कि टेम्प्ट, चार्ज, हीट और पेनिट्रेशन वॉरहेड जो है वो लगा सकते हैं। तो MPATGM इसके बारे में इतनी बातें हैं। इसके वन लाइनर देखिए। एक आत्मघाती ड्रोन, अच्छा ये तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर कोरिया के द्वारा जो है नए प्रकार के ड्रोन जो है, आत्मघाती ड्रोन जो है उनको बनाया गया है। तो ये तो इतना काम का नहीं है, कौन पूछता है ऐसे। फिर देखिए समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों के स्वदेशीकरण के क्रम में भारतीय नौसेना ने किस कंपनी के साथ में MOU किया है, तो BEML लिमिटेड के द्वारा जो BEML के साथ में जो है स्वदेशीकरण के लिए भारतीय नौसेना ने जो है वो एग्रीमेंट किया है। और फिर देखिए भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने हाल ही में संयुक्त रूप से इतनी फीट ऊंचाई वाले आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का अपनी तरह का पहला सटीक पैरा ड्रॉप परीक्षण किया है। ये पैरा ड्रॉप परीक्षण किसकी सहायता से किया है, तो C-130J सुपर हरक्यूलिस जो है उसके द्वारा किया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो है देश के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका की सिग सायर कंपनी से इतने थाउजेंड कौन सी राइफलों के लिए दोबारा ऑर्डर किया है, तो SIG-16 के लिए। तो बात ये नहीं काम की नहीं थी, बात ये काम की है SIG-76 क्या है, 716 क्या है, तो ये राइफल्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए ब्रह्मांड के सबसे चमकीले खगोलीय पिंड क्वेसर का क्या नाम दिया गया है, तो उसका नाम दिया गया है J05294351। ये अगर दे दिया जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा ये जो है ये क्या है, तो ये एक तरीके से ये खगोलीय पिंड है। ठीक है, ये आज हमने पढ़ा है फ्रेंड्स अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी तक, और कल से हम जब स्टार्ट करेंगे तो आर्थिक परिदृश्य से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और कल इस मैगजीन को पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।